Okay, let's start the class. Good evening, everybody. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया था एंड फंडामेंटल राइट को इसका प्रोविजंस में जो नया संशोधन जो भी करेगा या इसमें जो भी लॉ लेके आएगा इन फंडामेंटल राइट ये प्रोविजन कौन ला सकता है? इट इज़ बेस्टेड अपॉन द पार्लियामेंट. ये हम लोगों ने देखा था. एंड एक चीज़ था, थोड़ा हम भी कंफ्यूज था आर्टिकल 23 को लेके. ये किस किस पे अप्लाई होता है इसको हम बताएगा बोला था एक बार. तो ये इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजन एंड फॉरेनर्स. सिटीजन एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अंदर आर्टिकल 23 विच प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. तो यहाँ पे ये आर्टिकल 23 दोनों पे सिटीजन एंड फॉरेनर्स दोनों पे एप्लीकेबल होगा. तो इसको आप वहाँ पे आर्टिकल 23 आप जहाँ पे नोट है आपका वहाँ पे लिख दीजिए. नाउ लेट्स सी द डीपीएसपी. डीपीएसपी हम लोग का अभी कहाँ पे आएगा? पार्ट 4 में. यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, वो जो हम शॉर्ट एक्रोनिम्स बताता है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली. फ्लाई तो हो गया डायरेक्टली. अभी ये डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखिए ये स्टेट यहाँ पे कौन सा स्टेट है? स्टेट इंडिया स्टेट एज ए होल. जो स्टेट का अंदर जो भी आएगा उसको क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जो डायरेक्शन देगा. जो डायरेक्शन देगा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ये डायरेक्टिव है, एक लॉ बुक है. जैसे आप समझ सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है. ये इंस्ट्रक्शन का हिसाब से जो भी स्टेट होगा, स्टेट में जो भी स्टेट में जितना भी ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट का स्टेट का अंदर आता है, सबको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो डायरेक्टिव दिया हुआ है, जो वो लोग को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका अंदर से लॉ को बनाना भी है और एग्जीक्यूट भी करना है. तो बनाना भी है, लेजिस्लेटिव में भी ये उसको लेके आना है एंड एग्जीक्यूटिव में भी लेके आना है. ठीक है. तो इट इज द मेन मोटो और एम बिहाइंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आप बोल सकते हैं इसको, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट. स्टेट में सब कुछ आ जाएगा. स्टेट का जो भी ऑर्गेन इंडिया का अंदर में जितना भी गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये सब इसका अंदर में आ जाएगा. स्टेट इन लेजिस्लेचर कॉमा executive and matters pertaining to administration या administrative matters. administrative matters या तो matter pertaining to administration.
तो ये सब एक डायरेक्टिव का अंदर चलना है, एक इंस्ट्रक्शन का अंदर चलना है। तो ये डायरेक्टिव हम लोग का सिटीजन के लिए नहीं है, ये जो स्टेट है उसके लिए है, गवर्नमेंट है उसके लिए ही। और ये मिलता जुलता है, इट रिसेम्बल्स उसमें एक प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जहाँ पे एक प्रोविजन था, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये बहुत सारा मिलता जुलता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी वही था, एक गाइड था ये वहाँ का उस समय का गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, कि रूल कैसे बनाना है इंडिया में। तो सिंस हम लोग बहुत सारा प्रोविजन 1935 से लेके आए हैं, तो ये भी एक प्रोविजन मिलता जुलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, and it is non-justiciable in nature। नॉन जस्टिसेबल हम उसका बारे में बताया था, एंड नॉट लीगली बाइंडिंग और एनफोर्सेबल by the court of law, by the court, is non-justiciable in nature and not legally enforceable by the court for their violation। नॉन जस्टिसेबल मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव्स लिखा हुआ है। अभी आप गवर्नमेंट में कोर्ट में जाके अगर आप ये बोलता है कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा हुआ है एंड स्टेट इसको नहीं अपना रहा है, तो ये आपको कोर्ट इसको ये बताएगा कि इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। वो लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन है, बट ये होना ही है, ये मैंडेटरी नहीं है। enforceable by the court। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है, जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको हालांकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिवाइड नहीं किया है इसको, कि ये प्रोविजन ये आइडिया को दिखाता है, ये प्रोविजन ये आइडिया को दिखाता है। बट अगर हम लोग इसको अच्छे से देखने से, जो वो लोग का फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी ऑफ दैट डायरेक्शंस, फिलोसॉफी ऑफ दैट प्रिंसिपल्स, वो क्या हम लोग भाग कर सकता है उसको, इसका कंटेंट को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंटेंट को हम लोग भाग कर सकता है इन 3 वे। दैट इज सोशलिस्टिक इंस्ट्रक्शंस और प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स या गांधीयन, और द लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो आइडिया है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भाग करके नहीं दिया ऐसा है, ये सोशलिस्टिक आइडिया है, ये गांधीयन आइडिया है, ये लिबरल आइडिया नहीं है, बट उसका फिलोसॉफी को देखते हुए हम लोग इसको इसमें भाग कर सकता है, ये तीनों प्रिंसिपल में। तो सिंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक यहाँ का सिटीजन के लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, ये स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स है। तो ये इतना एग्जाम्स में भी इतना नहीं आता है, बट पढ़ ही रहे तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स लोग को देख लेगा, आर्टिकल्स लोग को देख लेते हैं। और
हम उसको लिख देगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप खुद से जाके बाद में गूगल करके देख सकते हैं बाकी आर्टिकल्स लोग को, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता देगा। नाउ लेट्स सी द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अभी तक का एग्जाम में नहीं आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कोई भी आर्टिकल। तो देखिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हम जब प्रियम्बल्स आपको बता रहा था तब भी हम सोशलिस्ट का आइडिया को आप लोग को बताया था। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, ये एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने का बात करते हैं, वेलफेयर सोसाइटी। और ये प्रोमोट करेगा, इट विल प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस, जो भी सोसाइटी में ऊंचा नीचा है या इकोनॉमिक स्टेटस में ऊंचा नीचा है, उसको स्टेट से ये प्रोविजन देने का कोशिश करेगा ताकि एक ये जस्ट सोसाइटी बनो, यहाँ पे एक जस्टिस प्रिवेल हो, मतलब सब इक्वल में रहो। ये एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आता है। देखिए इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री, आप इससे भी देख सकते हैं। जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हम लोग का जितना भी कंपनीज था या फर्म्स था, वो सब क्या था, ज़्यादातर स्टेट का अंदर था। तो हम लोग प्योरली एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में विश्वास करते हुए उस समय में पूरा सोशलिस्टिक, जैसे सोशलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, उसके बाद कम्युनिस्ट जो सबसे फार राइट हो जाता है और फार लेफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका हम ये में बोल रहे हैं, प्रोसेस में बोल रहे हैं। तो जो ये सोशलिस्टिक आइडिया था, उससे जो कंपनीज था मोस्टली क्या था, कंपनीज लोग गवर्नमेंट का अंडर था। लेकिन बाद में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, इसको एलजीपी लिखने से भी कोई गलत तो नहीं है, लेकिन एलपीजी ज़्यादातर लिखता है। तो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आने के बाद एंड प्राइवेटाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये आया इन 1901 को। तो 91 को आने के बाद देखिए बहुत सारा कंपनी को अभी प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, प्राइवेट कंपनीज एंड फर्म्स ये सब को दे दिया चलाने के लिए। अभी मोस्टली जितना भी है इंडिया का कंपनीज, बहुत सारा लोग पब्लिक मतलब प्राइवेट वाला कंपनी ज़्यादा है इंडिया में। अभी कुछ कुछ सेक्टर्स है जिसको अभी तक इंडिया का होली गवर्नमेंट देखता है, जैसे कि अभी रेलवे का है। रेलवे का लास्ट टाइम में रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करना है ये बोल रहा था, क्योंकि ये बहुत सारा नौकरी जनरेट करता है ये, तो ये एक रीज़न था उसके लिए। लेकिन गवर्नमेंट कर दिया उसको भी, कुछ ये प्लेटफॉर्म्स को क्या है प्राइवेट कंपनी को चलाने दे दिया। तो उसका एक अलग फ़ायदा भी है, जैसे आज इतना डेवलपमेंट है, ये एक कैपिटलिस्ट आइडिया को लेके इतना डेवलप हुआ है। तो ये इसको आप समझने के लिए हम जस्ट बता रहे कि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है। तो अभी हालांकि हम लोग का सोसाइटी सोशलिस्टिक से बहुत सारा अभी कैपिटलिस्ट में शिफ्ट हुआ, लेकिन भी अभी तक कोर में इंडिया अभी तक सोशलिस्ट है। बहुत सारा यहाँ में प्रोविजंस गरीबों के लिए, मतलब प्रो पुअर है, प्रो पुअर पीपल, प्रो जो वीकर सेक्शंस, ये सब के लिए बहुत इंडिया में पॉलिसी बनता है। और वही कंसेप्ट को जो प्रो पुअर है, इट इज़ कॉल्ड
द वेलफेयर सोसाइटी, मतलब वेलफेयर के लिए इंडिया में काम होता है। जैसे कि ये आप कोवैक्सीन का ये कोविड का जो वैक्सीन है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। जो वैक्सीन बना है वो इंडियन जो इंडियन सिटीजन्स है वो लोग के लिए वो फ्री था। और ये फ्री क्या दिखाता है, एक सोशलिस्टिक नेचर को दिखाता है, और ये एक वेलफेयर वेलफेयर प्रिंसिपल को दिखाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो चलिए इसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। ये आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 ये प्योरली सोशलिस्टिक आइडिया को बात करता है। आप जाके बाद में देख सकते हैं। ये दोनों इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 39A ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहता है। ये क्या बोलता है, टू प्रोमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो आपने ये पीआईएल सुना होगा, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल का वो जो कंसेप्ट है वो भी तो ये है, ये फ्री लीगल एड का जो कंसेप्ट है इसमें आधारित है। जैसे कि पहले क्या होता था, जो गरीब है, गरीब के साथ कुछ खराब हो गया तो वो अनपढ़ गरीब कुछ जानता नहीं है, लोगों को कुछ नहीं जानता है, तो वो कैसे अप्रोच करेगा, तो वो नहीं कर पाता था। लेकिन अभी क्या है, कोई भी सेक्टर में कुछ भी हो रहा होगा तो आप उसको पीआईएल का थ्रू वो उसका जो गलती हो रहा है वहाँ पे उसको कोर्ट का नज़र में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी प्रोविज़न है, जो गरीब है, जो अपना डिफेंस के लिए लॉयर नहीं ले सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट से लॉयर देता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है, पीपी, दैट इज द गवर्नमेंट लॉयर। और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक पुअर के लिए वो उसका बात को रख देगा। और ये प्रमोशन करने के लिए स्टेट को ये 39A में इसका प्रोविज़न है। Now let's see the article 41. Article 41 says to secure the right। ये सब इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेट को दे रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन सिटीजन के लिए नहीं है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये किसके लिए तौर पे आएगा, ये जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड एज हो गया या तो कोई बीमार हो गया या डिसेबल वाला है, डिसेबलमेंट एंड अनएम्प्लॉयड, तो ये देखिए जैसे कि डिसेबल के लिए तो गवर्नमेंट में कोटा रख देता है। तो इसका ये प्रिंसिपल का आइडिया कहाँ से आता है, ये आर्टिकल 41 से आता है। (42) is to make provision for just and
just and human conditions for work and maternity relief. तो इसको हम लोगों का जो अरुणाचल गवर्नमेंट है, अरुणाचल गवर्नमेंट भी अभी ये मैटरनिटी रिलीफ के लिए और उसको टाइम को और बढ़ा दिया जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो लोग के लिए। तो ये प्रोविज़न कहाँ पे है? आर्टिकल 42 में। एंड आर्टिकल 43A ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको गूगल करके खुद से लिख सकता है। आर्टिकल 47 देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड of living of people and improving public health। तो ये प्रोविजन में लेते हुए आप ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी लोग को देख सकता है। आरोग्य है, आरोग्य पॉलिसी है, उसका बाद पोषण जो मिशन है, पोषण मिशन, और जो क्या बोलते हैं स्कूल्स में जो मिड डे मील देता है, मिड डे मील, ये सब को देख सकता है आप इसको लेते हुए। And now let's see the Gandhian principle। गांधीयन प्रिंसिपल देखिए, ये वो सब प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी थ्रू आउट द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये प्रोमोट करते आए। जैसे कि गांधी जी का मेन आइडिया क्या था, उसको गांधी जी का मेन आइडिया ये था कि जो विलेजेस है, विलेज को डेवलप करना चाहिए। और वो ये खिलाफ था, ये कैपिटलिज्म का बहुत खिलाफ था गांधी जी। उसको गांधी जी का ये मानना था कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो बेसिकली एक विलेज लेवल से होना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट का दो कंसेप्ट है, एक भगवती कंसेप्ट एंड एक अमर्त्य सेन कंसेप्ट। सेन वर्सेस भगवती, ये हम आपको ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो सेन का कंसेप्ट क्या है? अमर्त्य सेन के बारे में सुना होगा, ही इज नोबेल लॉरिएट, और ये भगवती भी बहुत एक जाना माना इंसान है। तो ये जो अमर्त्य सेन का कंसेप्ट है कि आप जो ह्यूमन लेवल है, मतलब जो बेसिक लेवल है, जैसे कि विलेज लेवल, ये सब को डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट वहाँ से जब बेसिक से शुरू होगा तो अच्छे से होगा। और ये भगवती का जस्ट इसका ऑपोजिट ये बोलता है कि आप इंस्टीट्यूशंस लोग को डेवलप कीजिए, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट लोग को आने दीजिए, और जो भी है पॉलिसी को और मतलब और फ्रीडम देना चाहिए पॉलिसीज लोग को, ताकि प्राइवेट जैसे कि प्राइवेट कंपनीज लोग आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो क्या होगा कि एक कैपिटलिस्ट एक एनवायरनमेंट बनेगा वहाँ पे, और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो होगा, और वो डेवलपमेंट जो ट्रिकल डाउन होगा, मतलब वो सबसे छोटा से छोटा गरीब से गरीब तक वो डेवलपमेंट पहुँचेगा। ये भगवती का कंसेप्ट है।
तो आप समझ सकते हैं ये थोड़ा प्रो कैपिटलिस्ट एंड इट इज सोशलिस्ट। तो गांधी जी का जो आइडिया था इट वाज लाइक अमर्त्य सेन्स, जो कि मेनली जो विलेज अराउंड द विलेज एंड विलेज इकोनॉमी का ऊपर उसका आइडिया जो ज़्यादा रिवॉल्व हुआ। एंड दिस आइडियाज वेर given in article 40 to organize village panchayat and function as unit of सेल्फ गवर्नमेंट ये था। तो आप इसको देख सकता है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी डायरेक्ट इसका प्रोविजंस को डायरेक्ट डाल दिया है, पंचायती राज का प्रोविजंस को। एंड अनदर वन गांधीयन प्रिंसिपल में अनदर इज 43 आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है टू प्रोमोट cottage to protect cottage industry. Promote educational and economic interests of SC, ST and other weaker sections. देखिए आर्टिकल हम जो 47 में बोला था उसमें दो प्रोविजन है। एक को क्या में रखा हुआ है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में रखा हुआ है, और एक को गांधीयन प्रिंसिपल में रखा हुआ है। इसका मतलब आर्टिकल 47 में ऐसे तो और भी प्रोविजन होगा, लेकिन ये दो प्रोविजन एक को क्या में रखा है, सोशलिस्ट आइडिया में रखा है, एंड एक को गांधीयन प्रिंसिपल में रखा हुआ है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल वाला क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स consumption of intoxicating drinks and drugs। तो इसलिए आप गुजरात में देखता होगा, गुजरात इज ए ड्राई स्टेट, वहाँ पे आपको जो इंडियन सिटीजन वहाँ पे जाके दारू नहीं पी सकता है और बेच भी नहीं सकेगा, आपको स्पेशल परमिशन चाहिए उसके लिए। लेकिन फॉरेनर लोग वहाँ पे ये एंजॉय कर सकता है, ये इसका जो अल्कोहल है उसका। आर्टिकल 48 ये जो गाय गोरू है उसको मारने के लिए प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट काउ स्लॉटर। एंड
काव, काव जो ये है गाय का बछड़ा, मतलब छोटा वाला, एंड अदर मिल्च एंड ड्राउट एनिमल्स। मिल्च एंड ड्राउट एनिमल्स का मतलब क्या है? मिल्च का मतलब जो एनिमल जो एनिमल दूध देता हो हम लोग को, जो दूध देता हो, एंड ये ड्राउट एनिमल जो जो घोड़ा गाड़ी ये सब मतलब खींचने में मदद करता है, काम में मदद करता है, उसको ड्राउट एनिमल बोलते हैं। जैसे घोड़ा एक ड्राउट एनिमल है, और बकरी क्या हो जाएगा? एक मिल्च एनिमल हो जाएगा। Now let's see the liberal intellectual principles. Liberal intellectual principles. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं होने से भी ये एक पार्ट ऑफ डिस्कशन रहता है ये आर्टिकल का, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44, तो सिक्योर, ये इसका टॉपिक में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, पेपर 2 में, मेंस में। टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स a uniform civil code throughout the country, तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आप इंडियन सिटीजन है तो आपको एक ही लॉ होगा जो सब में अप्लाई होगा, हर एक सिटीजन में अप्लाई होगा। लेकिन राइट नाउ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हिंदू, अगर हिंदू आदमी होगा तो वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, मुस्लिम होगा तो वहाँ पे मुस्लिम का वो लोग का जो सरिया शरीफ जो भी बोलता है वो लगता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो भी लॉ है इंडिया में वो सब सिटीजन के लिए एक ही लॉ रहेगा, यूनिफॉर्म लॉ रहेगा सबके लिए। हालांकि ऐसा इंडिया में होना बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि इंडिया का इतना डाइवर्सिटी है, अरुणाचल में इतना डाइवर्सिटी है, सोचिए पूरा इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है। यहाँ पे ट्राइबल है, वीकर सेक्शन है, कोई सेक्शन कम है और ज़्यादा अमीर है, कोई सेक्शन ज़्यादा है, बहुत गरीब है, किसी को अच्छे से राइट नहीं मिल पाता है, ऐसे बहुत सारा है। और इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना बहुत मुश्किल होता है इंडिया, बिकॉज इट इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री एंड विथ ह्यूज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 44 बात करता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कंट्री में, जो कि बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 को देखिए, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट किया है। इट प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन until 6 years,
आर्टिकल 48, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जाके देख सकते हैं खुद से। आर्टिकल 48A ये बात करता है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड improve environment. improve environment एंड यहाँ पे आर्टिकल 49 भी इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल आइडियाज में आता है। आर्टिकल 50 Article 50 is to separate judiciary from executive. जो ये भी एक एरिया ऑफ कंटेंशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि जुडिशरी ज़्यादा ही पावरफुल है ऐसे बोलता है एग्जीक्यूटिव लोग, और जुडिशियरी लोग अपना पावर शेयर करने मन नहीं एग्जीक्यूटिव का साथ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए बोलता है ये गवर्नमेंट। और अभी सिंस दिस बीजेपी गवर्नमेंट ये बात और आप लोग देखते रहता होगा न्यूज़ में बाय आवर लॉ मिनिस्टर। आर्टिकल 51 इज प्रोमोट, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल relationship between nations. तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, आप उसको गौर करने से ये आप पाएगा कि इंडिया हम ये आर्टिकल 51 को फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया किसी पे जाके सीधा अटैक नहीं करता है, किसी का ज़मीन हड़पता नहीं है। तो इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी पहले से ये रहा है कि वो पीस को मेंटेन करने का कोशिश करता है। डेट वाज द DPSP। और एक बार बता देगा हम, DPSP मतलब क्या है। DPSP एक डायरेक्टिव है, ये एक इंस्ट्रक्शन है ये टू द स्टेट दैट the state legislative and executive as well as the administrative part, what they should do, they should incorporate certain principles in their work, whether it is legislative or executive, or maybe it is in the part of implementation। उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यूज करना है, वो इंस्ट्रक्शन को यूज करना है। इट इज फॉर द स्टेट, दिस प्रिंसिपल्स आर फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ लेट्स सी द फंडामेंटल राइट, द अदर पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज, हम फंडामेंटल राइट बोलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे है? पार्ट 4A। हाँ
ये आर्टिकल 36 एंड 37 जो आई मीन कौन सा प्रिंसिपल में आएगा? गंडियन में आएगा ना रेगुलर में आएगा ना, ये इसका अंदर में आएगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आएगा? 36 एंड 37। 36 एंड 37 ये, रुकिए, हम 36 एंड 37 का बात नहीं किया हम। उसको 36 एंड 37 को अब देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ऐसे नहीं बोल पाएगा कि वो कहाँ है ये, जस्ट लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हम जितना प्रोविजंस लिखा है यहाँ पे आर्टिकल्स, वो जानने से काफ़ी है। और वो यूजुअली बुक में नहीं दिया होता है, सब जितना आर्टिकल है सब दिया नहीं होता है। तो मतलब वहाँ से इतना क्वेश्चंस आना भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप, अगर आप मतलब क्यूरियस है तो हम उसको बाद में ढूंढ के आपको बता देगा, ठीक है। कौन क्वेश्चन कर रहा था? चाकू। यस सर। तो हम आपको उसको बाद में क्वेश्चन को अभी हम बाद में देख के आपको बता देगा, ठीक है। क्योंकि अभी उसको ओके डायरेक्ट सर। कमेंट करने नहीं सकेगा, क्योंकि कुछ गलती कमेंट कर देने से वो ठीक नहीं है ना। एक श्योर शॉर्ट से कमेंट करने से ठीक है। एंड जो भी, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे जितना आर्टिकल दिया हुआ है वो काफ़ी है, इतना जानने से भी आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस ये आर्टिकल को लेके स्पेशली डीपीएसपी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। दैट्स वाई हम फंडामेंटल राइट का पूरा आर्टिकल को कराया था। यहाँ पे हम पूरा एक्सटेंसिवली हर एक आर्टिकल को इतना नहीं कराया। आपको एक ओवरऑल आइडिया होना है डीपीएसपी में कि स्टेट का फंक्शंस कैसा है और क्या क्या प्रोविजंस देता है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन कि वो लोगों को करना चाहिए। यही है एक डीपीएसपी का मोटो। तो आपको, आप अगर क्यूरियस है तो हम आपको ढूंढ के उसको बाद में बता देगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था आर्टिकल 36 एंड, चक्कू क्या बोला था आप? आर्टिकल 36 एंड 36 एंड 37 सर। 36 एंड 37, ओके, ठीक है। उसको कल क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। ओके सर। लेट्स मूव ऑन नाउ। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग का यहाँ पे क्यों आया है बोलने से, जैसे कि हम लोग के लिए फंडामेंटल राइट्स तो है, ये पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था तभी से था फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में लेके आया। और इसका लाने का पीछे का कंसेप्ट ये है कि सिंस जो सिटीजन है, citizens of India, they enjoy rights which are given by the constitution, उसको वो लोग एंजॉय करता है। बट किसी चीज़ के लिए जब आपको कुछ देता है तो आप बदली में कुछ देना भी चाहिए नेशन को। तो ये कंसेप्ट के लिए ये कंसेप्ट को लेते हुए इसको बाद में ये प्रोविज़न को डाला है। दैट्स वाई आप इसलिए ये देख सक रहा होगा कि यहाँ पे पार्ट 5 नहीं है, ये पार्ट 4A है। मतलब 4 में ही इसको जोड़ दिया है, एक ए पार्ट दे के। तो आप जब भी ये सब देखता है जो भी पार्ट में A B C D ऐसा लगते हुए, तो समझ जाना है वहाँ पे क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें अमेंडमेंट करके वो पार्ट को डाला गया है। तो इट इज़ टू रिमाइंड द सिटीजन्स दैट वाइल एंजॉइंग राइट्स they should also be conscious of their duties। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। और ये एक आर्टिकल में आता है, that is in आर्टिकल 51A। ये इसको याद रखिए,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका कहाँ पे है, 51A में इसका प्रोविजंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और इट इज़ बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर देखिए, अभी जो रसिया है, यूक्रेन है, और बहुत सारा कंट्रीज जो छोटा छोटा कंट्रीज है, वो सब पहले एक यूएसएसआर का पार्ट था, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये था एक बड़ा सा कंट्री। और बाद पे वो डिसइंटीग्रेट हो गया 90s में, तो वहाँ से एक कोल्ड वॉर का एरा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये एक मेजर पावर था ये और अमेरिका उस समय में। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है, वो भी धीरे धीरे दुनिया से बहुत कम हो गया उसका बाद। अभी ये जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का मेनली दो ही कंट्री है, एक तो चाइना है, एक नॉर्थ कोरिया है, और ये क्यूबा है एक, जहाँ पे ये चल रहा है अभी तक। लेकिन वो लोग का हालत बहुत ख़राब है, सिर्फ चाइना का जो इकोनॉमी है वो चल रहा है, क्योंकि चाइना में पूरा टोटली वो लोग क्या इकोनॉमी को खुला रखा है वो लोग, मतलब दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन भी जो गवर्नमेंट है वो पे सिर्फ वन पार्टी गवर्नमेंट है, सिर्फ सिंगल पार्टी है वो चाइना में। और इस बार शी जिनपिंग फिर से अपने आप को उसको फिर से प्रेसिडेंट बना दिया है, और ऐसे चलता है वहाँ पे इतना डेमोक्रेटिक वे नहीं है वहाँ पे। तो ये ऐसे कमिंग बैक टू टॉपिक, इट हैज़ बीन borrowed from USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और फंडामेंटल ड्यूटीज पहले ओरिजिनली जब जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था तब ये आइडिया नहीं था, इट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, यहाँ पे नहीं था। उसका बाद इन 1976 एक कमिटी गठन किया अंडर स्वरण सिंह कमिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वरण सिंह कमिटी। और ये स्वरण सिंह कमिटी ये अपना रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद इन 1976 itself यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इन 1976 इस समय में मिसेस गांधी का गवर्नमेंट था, और यहाँ पे ये अमेंड करके यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने का बाद यहाँ पे 10 ड्यूटीज़ दिया है, वो PDF में हम शेयर कर दिया आप लोगों को। यहाँ पे 10 ड्यूटी दिया है फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसका बाद 2002 को यहाँ पे एक 11th ड्यूटी ऐड किया, और यहाँ पे इट वाज डन बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट। और ये 11th ड्यूटी जो क्या था, टू प्रोवाइड opportunity
for education to his child or ward education to his child or ward who maybe is between 6 to 14 years। तो ये 86th अमेंडमेंट 2002 को इसको लेके आया है। उसको बाद में फंडामेंटल राइट 21A में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। और ये यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखिए, ये फंडामेंटल राइट्स को लेते हुए और एक कमिटी बनाया था, इट वाज बर्मा कमिटी। और इसको जस्टिस बर्मा कमिटी भी बोलता है, जस्टिस बर्मा कमिटी बोले या तो बर्मा कमिटी। तो एग्जाम में ये आ सकता है, बर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू करके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो भी प्रोविजन दे सकता है, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में देना है। तो जस्टिस बर्मा का कमिटी जो ये कंस्टिट्यूट हुआ था इन 1999 और इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट को सबमिट किया इन 2000। और यह जस्टिस बर्मा कमिटी का मेन जो इसका फंडामेंटल ड्यूटीज को लेते हुए यहाँ पे ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज में जो लीगल प्रोविजंस इसको देखना था, वो लीगल प्रोविजंस जो इम्प्लीमेंट कर सकेगा फंडामेंटल राइट को, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हम राइट बोल रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें ये भी प्रोविजन था कि इसको करिकुलम में, टीचिंग्स में, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कैसे लेके आना है, ये भी एक प्रोविजन था। और इसका जो रिपोर्ट में ये सजेशन आया कि इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट the fundamental duties should be incorporated in higher education and professional educations। और ये रिकमेंडेशन को मान के बाद में ये जो करिकुलम में है वहाँ पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज को किताब रूप में छापना शुरू कर दिया। तो इट वाज जस्टिस बर्मा कमिटी, इसको याद रखिए। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ये दो देख लिया, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है वो आप तो आप पहले का स्कूल का किताब बुक में भी देखा होगा और आप PDF भी शेयर कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा फिर से उसको देख के आपको फिर से याद आ जाएगा कि क्या क्या था। नाउ लेट्स सी द यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट, that is part 5, union and its executive or simply union executives। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में
कुछ कुछ ये आ जाएगा पोस्ट, जो पोस्ट होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा वो देखिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, the council of ministers, and attorney general of India, attorney general of इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सब आता है। तो हम लोग का ये है सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लोकसभा में जो नियम बनाएगा वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनता है, और उसको एग्जीक्यूटिव, उसका एग्जीक्यूटिव दर्जा बन जाता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लॉ को एग्जीक्यूट करता है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, जो प्रोविजंस है उसको एग्जीक्यूट करता है इन द ग्राउंड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव के लिए एक ऑफिस होल्ड करना होगा। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से जो लेजिस्लेचर है वो एक एग्जीक्यूटिव भी बनता है। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करेगा वहाँ पे, वो ये लेजिस्लेचर में उसका कोई हाथ नहीं होता है। सो फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से लेके तो 78 है। जो मेन आर्टिकल्स है वो सबको हम लोग देखेगा। प्रेसिडेंट को देखिए, he or she is considered as the first citizen। अमेरिका में भी सेम है, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे ये चलता है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन वो उसको ये दर्जा दिया है दैट ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप देखा होगा जो प्रेसिडेंट का बीवी है उसको फर्स्ट लेडी बोलता है, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन एंड considered to be the head of Indian state। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी ये होगा, वो लोग जो भी लॉस ये सब लेके आएगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लेके आता है। जस्ट लाइक ब्रिटेन में क्या है, क्वीन या किंग जो भी है वहाँ का मोनार्क का नाम भी लेके आता है। इंडिया में ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जस्ट उसका हिसाब में कर दिया है, जो किंग एंड क्वीन है, जो भी है मोनार्क जो है ब्रिटेन में, उसका जगह में ये प्रेसिडेंट को ला दिया इंडिया में। लेट्स सी द आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 यहाँ पे प्रोविजन है जो भी रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। This article provides the office of the President of India। Article 52।
इलेक्शन कैसा होता है प्रेसिडेंट का, उसको डिस्कस करते हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये इलेक्शन आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। देखिए जो इलेक्शन होता है ये प्रेसिडेंट का, वो थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे सिटीजन जाके हम लोग डायरेक्ट, जो इंडियन सिटीजन है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चूज नहीं करता है, बट हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग का कौन कौन है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो लोकसभा का मेंबर्स है और राज्यसभा का मेंबर्स है, ये हम लोग सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव्स है। और ये सब को मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। मतलब उसका वोटर्स लोग को, जो भी प्रेसिडेंट का वोटर्स है, वो सब को जो मिला के, जैसे कि पार्लियामेंट से है, लेजिस्लेटिव असेंबली से है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज है, वो सब मिला के एक कॉलेज बनता है, एक ग्रुप बनता है। और वो ग्रुप का वो लोग वोटिंग करता है प्रेसिडेंट को। वो प्रोसेस को देखते हैं अभी। तो जो इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट ही इज इलेक्टेड बाय President is elected by members of electoral college। मतलब एक ग्रुप है, जो कॉलेज बनता है, वहाँ से एक ग्रुप बनता है। और ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा एंड द लोकसभा दोनों, लेकिन इलेक्टेड ओनली, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे कोई मेंबर, जैसे कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड वाला मेंबर्स भी होता है, 12 होता है वो लोग, तो वो लोग को वोटिंग करने के लिए राइट नहीं है। जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो लोग सिर्फ वोट कर सकता है। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, बी में बोथ द हाउसेस आप समझ जाइए, लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड members of legislative assembly, मतलब जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में, सब लोग यहाँ पे आ जाएगा। जो हम लोग का एमएलएस वो लोग है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स लोग। ये स्टेट का है एंड ये सेंटर का है। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली legislative assemblies of UT, मतलब यूनियन टेरिटोरीज, और यहाँ पे ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जिसका नाम अभी क्या हो गया, पुडुचेरी, यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स है वो लोग वोटिंग करता है। तो ये है, ये
3 है इलेक्टोरल कॉलेज में। हालांकि इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो लोग भी वोट करता है, बट इलेक्टेड में आप याद रखिए, जब इलेक्शन में उसको इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स उसमें वोट देने का राइट है वो लोग को। एंड ये लोग का वोट, एक इंसान का वोट एक होगा ऐसा नहीं है, जितना जगह का पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का हिसाब से वो लोग का वोट का वैल्यू भी उतना होता है। तो इसको कैसे निकालता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा एमएलए, इसका वैल्यू ऑफ वोट कितना होगा, आप समझ लीजिए जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा एक स्टेट का, उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू होगा वोट का। तो अरुणाचल प्रदेश का वोट कम है और यूपी का सबसे ज़्यादा है। इसमें जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा वोट का वैल्यू होता है। तो इसको निकलता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड members in legislative assembly। state legislative assembly। और इट इज डिवाइडेड बाय 1000। और या तो आप इसको ऐसे कर सकता है 1/1000, इट इज डिवाइडेड बाय 1000। टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और इलेक्टेड मेंबर कितना है स्टेट में, और डिवाइड करेगा और इसको फिर से डिवाइड करेगा बाय 1000। तो इससे ये पता चलता है जितना पॉपुलेशन होगा एक स्टेट में उतना ही एमएलए का वोट का वैल्यू होगा। और एमपी का क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोट, एमपी का केस में वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा, टोटल वैल्यू of what of all MLAs of all state। मतलब जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश का एक वैल्यू निकल गया, उत्तर प्रदेश का एक वैल्यू निकल गया, आंध्र प्रदेश का एक वैल्यू निकल गया, बिहार का एक वैल्यू निकल गया, वो सब वैल्यू को जोड़ने के बाद ये यहाँ पे आएगा वो वैल्यू एमएलएस का, और उसको डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी है, इलेक्टेड एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों का बारे में बात कर रहा है, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों। तो ये होगा इसका एमपी का वोट का वैल्यू। और सिस्टम क्या है, एक ये इलेक्शन में कोई प्रेसिडेंट जीत गया या कोई कैंडिडेट जीत गया, इसको कैसा पता करेगा, उसके लिए सिस्टम है इलेक्शन कोटा का। इलेक्शन कोटा मतलब एक पर्टिकुलर नंबर जो आने से वो जीत गया, वो घोषित हो जाएगा। तो इसमें ये कोटा को कैसे लेके आता है,
total number of valid voters और valid votes polled, जितना नंबर का आदमी लोग वोट दिया है एंड नंबर ऑफ पर्सन टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ पर्सन और कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। तो इलेक्टेड तो एक ही क्यों करना है, तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड यहाँ पे यूजुअली 1 ही रहता है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को तो प्रेसिडेंट बनना है, एक ही तो कैंडिडेट को उठाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे नंबर जो 1 ही रहता है, प्लस यहाँ पे एक 1 नंबर जोड़ेगा और ये जो होल है इसमें 1 प्लस करेगा, तो ये इलेक्शन कोटा बन जाता है। ये है इलेक्शन कोटा, और जो ये नंबर को लेके ये नंबर को लेके आ जाएगा वो जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल छोटा नंबर से देखिए आप, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, इतना डिटेल्स नहीं आता है। 5 वोटर है, 1 2 3 4 5, और एक कैंडिडेट को उठाना है, तो इलेक्शन कोटा कैसे बनेगा? इलेक्शन कोटा कैसे बनेगा? नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड 5 होगा, ठीक है। वोटर्स कितना है? 5, और कितना कैंडिडेट उठाना है? एक को बनाना है, एक को उठाना है, यहाँ पे +1 जोड़िए और ये जितना भी आएगा +1, तो ये 5 2, इसको होल मत कीजिए, ठीक है, हम मैथ्स में थोड़ा पुअर है तो ये ब्रैकेट नहीं हो रहा, इसको डायरेक्ट ये न्यूमिनेटर का साथ जोड़ता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ता है। तो अगर यहाँ पे 6 आ गया बाई 2, तो 3 आ गया इलेक्शन कोटा, तो जिसको 3 वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो यही है इलेक्शन कोटा का सिस्टम। पांच वोटर है, एक को उठाना है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड 1 लिख दिया और 1 + 1 कर दिया वहाँ पे, तो 6 आ गया रिजल्ट, और काट के 3, तो 3 जिसको वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो इलेक्शन कोटा ऐसे निकलता है। और सिस्टम क्या है सेलेक्ट करने का? सिस्टम इज कॉल्ड जो इलेक्शन का सिस्टम जो है इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये होता है थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये हम लोग का जो मशीन से देता है वो वाला सिस्टम नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक सीक्रेट बैलेट मिलेगा, मतलब कागज, उसको कोई भी नहीं देख सकेगा, मतलब ये सीक्रेट रहेगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि आपका वोट जो ट्रांसफर हो सकता है। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ट्रांसफरेबल वोट कैसा होता है? कैंडिडेट है A, B,
सी। तो एक वोटर का पास प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस होगा कि, या डी भी लिख दीजिए, प्रेफरेंस होगा। जैसे कि हम वोट कर रहे हैं तो हम चाहेगा ए मेरा नंबर 1 कैंडिडेट, और ये नहीं होगा तो डी सेकेंड, ये नहीं होगा तो सी थर्ड और फोर्थ। तो ऐसे करके वोटिंग होता है। और जब काउंटिंग होगा, काउंटिंग करते समय में फर्स्ट प्रेफरेंस को देखेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस, जब फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसका भी ज़्यादा वोट होगा वो लोग रहेगा। और फर्स्ट प्रेफरेंस में जो निकल गया, जैसे कि डी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, अगर बहुत सारा बैलेट होगा उसको गिनती करेगा। और वहाँ से जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जब गिन रहा होगा, वहाँ से जिसका कम वोट आएगा वो निकल जाएगा। और जो निकल गया, अगर ये रेस में कोई भी निकल गया तो वो सबका वोट को फिर से काउंटिंग होगा, वो सबका प्रेफरेंस को फिर से डालेगा। कैंडिडेट का बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स में डालेगा ये प्रेफरेंस या ये प्रेफरेंस या ये प्रेफरेंस। तो ये प्रोसेस चलते जाएगा जब तक एक कैंडिडेट बाहर नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते बाद में जो विनर जो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसको ही बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में ये सिस्टम को अपनाता है। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो भी डिस्प्यूट एराइज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूट, जो भी इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट को कौन देखेगा? डिस्प्यूट, इलेक्शन डिस्प्यूट बोल दीजिए, क्योंकि हम क्लियर से लिख देगा। इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर कुछ उठ गया कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ मिला, तो उसको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय, द फाइनल जजमेंट विल बी गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पास अथॉरिटी है ये चेक करना कि इलेक्शन डिस्प्यूटेड है कि नहीं। ये डिसीजन कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सर, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये मैटर में डिसाइड कर सकता है। एंड नाउ लेट्स सी द क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है आर्टिकल 58 में। फर्स्ट इज ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है उसको। एंड 35 इयर्स होना है उसको। ही मस्ट कंप्लीट or she must complete 35 years of age और उसको, मतलब उसका क्वालिफिकेशन इतना होना है कि जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा एक प्रेसिडेंट बनने के लिए भी। should be qualified for election as a member of Lok Sabha।
जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, वो क्वालिफिकेशन भी होना पड़ेगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये है कुछ भी जगह पे काम करो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है आपको, लाइक कुछ एम्यूलमेंट मिलता है, कुछ सैलरी मिलता है, या कुछ भी फायदा कुछ मिलता है। तो ऐसा वाला कोई भी ऑफिस को वो होल्ड नहीं करना है, वो कहीं पे ऐसा है काम नहीं करना है वो। एंड उसको नॉमिनेशन कैसे करता है कि ये कैंडिडेट आ रहा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ये नॉमिनेशन कैसे आता है। देखिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो हम पिछला बार आपको बताया, इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज से फर्स्ट तो 50 इलेक्टर्स होना पड़ेगा, 50 इलेक्टर उसको प्रपोज करना पड़ेगा कि इसको प्रेसिडेंट बनाना है, प्लस 50 इलेक्टर्स ये प्रपोजल को मानना पड़ेगा। दे शुड एग्री अपॉन द प्रपोजल ऑफ दैट 50 इलेक्टर्स। और ये लोगों को क्या बोलता है, सेकेंडर्स। तो जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, उसका बाद में आपको भरना है सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होता है इन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ ₹15,000, 15,000 का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भरता है, एंड आप एक कैंडिडेट बन जाता है, उसका बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। तो ये है नॉमिनेशन करने का। एन ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो शपथ ग्रहण बोलता है, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा आर्टिकल में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज इन आर्टिकल 60। कौन इसको देता है शपथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु एडमिनिस्टर्ड द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज एडमिनिस्टर्ड, एक्सक्यूज मी, कोई कुछ पूछना है क्या? ओके, इट इज administered by the Chief Justice of India. Chief Justice of India, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो बोलेगा, और पीछे पीछे उसका प्रेसिडेंट बोलेगा। तो उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और नाउ लेट्स सी द कंडीशंस ऑफ हिज ऑफिस। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, it is given in article 59। एक तो है फर्स्ट कंडीशन,
that he should not be a member of parliament. He should not be a member of parliament. जब MP लिखता है तो एन MP लिखता है. He should not be an MP और he should not be a member of parliament. ये आर्टिकल का आप लोग तो जानता ही होगा. जब MP लिखता है एन आएगा, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेगा तो ए आएगा. ये कोई SSB एग्जाम दे रहा होगा तो ये आर्टिकल में आप लोग ये जान लीजिए. जब हम लोग MP लिखता है तो एन MP लिखता है. जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुल में लिखेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब फुल में लिखेगा तो यहाँ पे ए आर्टिकल आता है. इट इज बिकॉज ऑफ द साउंड. तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको भी याद रखिए. तो ही शुड नॉट बी एन MP और member of legislative assembly. हालांकि अगर कोई MP या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, इफ ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो क्या करना पड़ेगा? अगर वो बन जाता है प्रेसिडेंट, इफ ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो उसको अपना पोस्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोस्ट है उसको वेकेट करना पड़ेगा. वेकेट हिज और हर सीट इन दैट हाउस. इन दैट हाउस मतलब वो कौन सा हाउस का मेंबर था, और उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑन द डेट when he enters or she enters the office of the president. ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको वो अगर MP या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, MLA है या MP है, तो उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना वो ऑफिस को, सीट को, देन एंड देयर, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है. ये एक कंडीशन है. एंड थोड़ा सा बैठ जाइए, जस्ट बेयर विद मी. ये लास्ट टॉपिक, इसको ऊपर आके नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. Any office of profit, and president is entitled to use राष्ट्रपति भवन, और उसको कुछ रेंट देना नहीं है. entitled to use राष्ट्रपति भवन as official residence. As official resident without rent, without paying any rent. उसे इसका रेंट नहीं लिया जाएगा राष्ट्रपति भवन को यूज करने के लिए. And he is entitled to emoluments and allowance and privileges. और उसको जो उसका प्रिविलेजेस मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट. इज एंटाइटल्ड टू एमोलमेंट्स और अलाउंसेस
and privileges और इसको डिटरमाइन करेगा. इट विल बी डिटरमाइंड बाय, मतलब प्रेसिडेंट का सैलरी को बढ़ाना है, उसको और क्या सिक्योरिटी देना चाहिए, उसमें और क्या सुविधा देना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है पार्लियामेंट. और एक है कि उसका जो ये एम्यूरमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस जो मिलता है वो उसको कम नहीं कर सकता है उसका टर्म में. जो इसको एम्यूरमेंट, अलाउंस, प्रिविलेजेस मिल रहा है, जो एम्यूरमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो भी मिल रहा है, इसको कम नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. और टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है? एक प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है? इट इज 5 years. 5 years is the term of office of a president. और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? किस पे एड्रेस करेगा और किसको देगा? रिजाइन फ्रॉम ऑफिस. और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? इन राइटिंग. It will be addressed to the vice president. It will be addressed to the vice president. और बाकी का प्रोविजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कुछ ये रिगार्डिंग टू दिस क्लास. सर, लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है सर? उसको हम लोग लोकसभा जब पढ़ रहा होगा तब देखेगा, ठीक है? अभी जी सर. वहाँ पे भी कुछ नहीं है. आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है एंड आपका एज 25 years होना है. यही है मेन दो प्रोविजन. सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, 25 years. सर, हाँ, आज थोड़ा सा क्लास लेट से आया था ना, तो फिर ये टॉपिक जो DPSP से शुरू हुआ है क्या? कहाँ से? टॉपिक जो सर कहाँ से शुरू हुआ है? DPSP से शुरू हुआ है क्या आज का क्लास लो? DPSP से शुरू हुआ है. और कल का एक प्रोविजन था आर्टिकल 23 में, उसको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हम बोला था कि इसको आपको देख के बताएगा. तो वहाँ पे ये कंफ्यूजन था. हम सोच रहा था ये सिटीजन लोग के लिए सिर्फ ये प्रोविजन है या फॉरेनर्स लोग के लिए भी है. तो I found out that it is applicable to both the citizen and the foreigner also. जो आर्टिकल 23 था, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, ये प्रोविजन दोनों में लागू होता है, सिटीजन में भी और फॉरेनर में भी. तो उसको कर लीजिए, वो हम बताया था. एंड वी स्टार्टेड आवर क्लास विद DPSP. यस, आप सही बोल रहे हैं पंपी. ओके, थैंक यू सर. तू भी सर. हाँ सानी बोलिए. सर, मतलब मेरा एक थोड़ा सा डाउट था, मतलब बहुत प्रीवियस क्लास का, मतलब वो शुरुआत वाला पॉलिटिका क्लास का. वो जो सर ये पिट्स इंडिया एक्ट और ये दीवानी राइट्स एक था ना, मतलब दोनों में डुअल गवर्नेंस हो रहा है ना. हाँ. तो उन दोनों के बीच में थोड़ा रिलेशन, उसको थोड़ा सा डाउट था सर.
देखिए, जो दीवानी राइट्स वाला जो था ना, वो जो हाँ हाँ हाँ। आफ्टर द जो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर का बाद जो ट्रीटी हुआ था, अलाहाबाद ट्रीटी, उसका बाद ये यस सर। डुअल गवर्नमेंट आया था। मतलब डुअल गवर्नमेंट बोलने से बहुत सारा जगह में इसको यूज कर सकता है। तो वो फॉर्म ऑफ डुअल ऑफ गवर्नमेंट वो था कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है उसको वो वहाँ का किंग करेगा, एंड वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लोग करेगा। ये था वहाँ का, ठीक है। अच्छा सर, ये 1784 का सर, ये वाला जो मतलब एक कमर्शियल एक्टिविटीज है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज है ना, मतलब ये जो मतलब उससे रिलेटेड है क्या बोल के, मतलब ये दीवानी राइट से रिलेटेड है क्या बोल के, मतलब? नहीं नहीं, वो दीवानी राइट से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे ये दीवानी राइट तो पूरा वो चलाया गया अभी, जो पिच इंडिया एक्ट में ना, 1784 पिच इंडिया Yes, एक्ट sir. का बात कर रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो मतलब वो वहाँ पे हाँ। वो एंगल, वो दीवानी राइट का एंगल है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे पूरा फुल्ली कंट्रोल है ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ पे जस्ट वो लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन को जस्ट भाग कर किया था। फर्स्ट फंक्शन को ये कॉमर्शियल एक्टिविटी को मतलब फंक्शन को भाग कर दिया। एक कॉमर्शियल एक्टिविटी को देखने के लिए एक भाग बना दिया, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखने के लिए एक भाग बना दिया। ये दीवानी राइट का एंगल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दीवानी राइट वाला जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का बाद है, जब अच्छा, उस मतलब सर ये बेसिकली मतलब 1773 में मतलब पूरा वो कंपनी जो मतलब पूरा रूल करना शुरू हो गया, मतलब? हाँ हाँ हाँ, 1773 में उल्टा जो डुअल गवर्नमेंट था ना, मतलब डुअल गवर्नमेंट हम उसको बोल रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ना, और ये ब्रिटिशर्स लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और वहाँ का रूलर जो वहाँ में रूल करेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। तो उसको हटा दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हटा दिया उसको, वॉरेन हेस्टिंग आने का साथ साथ। सर और एक दूसरा दावत था, मतलब ये एक तो चार्टर एक 1833 में सर आप एक इम्पोर्टेंट है बोल रहा था ना, लॉ मेड अंडर प्रोविजन एक रेगुलेशन, इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर, मतलब? देखिए, चार्टर एक्ट 1833 से पहले जो भी लॉ बनाएगा ना, यस सर। उसको रेगुलेशंस बोलता था। लेकिन यस सर। अभी जितना भी लॉ बनेगा आफ्टर द Yes, sir. चार्टर एक्ट ना, उसको एक्ट Yes, बोलेगा। sir. यही है, ठीक है मतलब सर, जस्ट वो ये थोड़ा सा मतलब टर्म में वो। हाँ हाँ डाउट हो गया, मतलब वही। हाँ, आप जब लिखना है तो क्लास का बाद फिर से एक बार जाके देखिए, और डाउट वाला को ना खुद का ये Yes. में खुद का लैंग्वेज में लिखिए, यस सर। तो ज़्यादा ठीक होता है। हाँ तू भी समझ में आ रहा है? हाँ समझ। एक एक डाउट था हमको भी, ये नॉमिनेशंस का वाला अभी जो डोमिनेशन, हाँ, कौन सा वाला डोमिनेशन? डोमिनियन स्टेटस, नॉमिनेशन, हाँ डोमिनियन प्रेसिडेंट का। ओ, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन का। हाँ प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन देखो ऐसा होता है, एक तो ये इलेक्टोरल कॉलेज तो समझ गया ना, प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए एक ग्रुप है, उसको एक कॉलेज बोलते हैं। तो वो कॉलेज में तो बहुत सारा मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, एमएलए है। तो वही एमंग में से 50 आदमी आना पड़ेगा आगे कि ये कैंडिडेट हम लोग का कैंडिडेट है फॉर द प्रेसिडेंट। और वो आने के बाद उसको फिर से सपोर्ट देना पड़ेगा 50 आदमी, और उसको सेकेंडर्स बोलते हैं। तो वो जब 50 आदमी देगा, ये वो लोग भी अपना सपोर्ट कंसेंट दे देगा कि ये प्रेसिडेंट का कैंडिडेट ये हम लोग भी मानता है। तो उसका जाके वो एक कैंडिडेट का हिसाब में उसको मतलब देखा जाता है। उसका बाद
उसका बाद आरबीआई में जाके वो ये करेगा, अपना वो फीस देगा। उसका बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का बाद 15,000 होता है फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसका बाद वो एक कैंडिडेट बन जाता है उसका बाद। इसमें क्या इसमें कुछ और क्या मतलब और कुछ डाउट है क्या? माने ये तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है।